हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए सेशन में। तो भाई यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्लास 12 बायोलॉजी, या फिर मैं इकोलॉजी की बात करूंगा तो उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर सवाल उसके पूछने के चांसेस होते हैं, जो थियोरेटिकल सवाल भी पूछ सकता है और भाई यहाँ से एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। तो एज यू कैन सी भाई एनसीईआरटी में यहाँ पे लेके आया हूँ, दैट इज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की, जिसके वजह से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। तो पहले स्पीशीज एरिया रिलेशन आप टॉपिक यहाँ पे एनसीईआरटी खोल के बैठ सकते हो और आप इसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, या फिर मैंने अच्छे से यहाँ पे से पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, तो पहले भाई स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताता हूं, दैट इज योर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में पहले अपन एक डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि भाई यहाँ की डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपनी खुद से डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे लिख देता हूं मैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, तो उसमें आपकी डेफिनेशन क्या होगी सर? डेफिनेशन एक बार लिखवा दीजिए। तो डेफिनेशन आपकी क्या होगी? विथ इंक्रीज इन द एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, मतलब अगर मैंने एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन बढ़ाई, सपोज भाई मैं आपका एक साइंटिस्ट हूँ, टैक्सोनॉमिस्ट हूँ, जो भाई ये सारी चीजें बताता है कि भाई इस एरिया में कितने स्पीशीज है। तो भाई अगर मैं मेरे गांव में हूँ और मैं एक भाई समझ लो कि 200 मीटर स्क्वायर का मैं एक एरिया नाप रहा हूँ, तो भाई वहां पे मैंने नोट किया भाई ये टाइप की स्पीशीज है, ये कुछ मुझे 10-15 वहां पे स्पीशीज मिले। तो जैसे मैं भाई अलग अलग, और मेरे बाजू में 2-3 गांव है तो उसमें भी मैं जाऊंगा तो मुझे अलग अलग स्पीशीज मिलेंगे। हाँ सर, विथ इंक्रीज इन द एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन द स्पीशीज रिचनेस, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो? स्पीशीज रिचनेस को अपन क्या कह सकते हैं? और द नंबर ऑफ स्पीशीज क्या होंगे सर? जैसे आप अलग अलग एरियाज में जाओगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज होंगे। यस सर, द स्पीशीज रिचनेस और द नंबर ऑफ स्पीशीज क्या होंगे बोलना जल्दी। यस सर, विल इंक्रीज, लेकिन बट only up to a certain limit। बढ़ेंगे स्पीशीज, वो मेरी गारंटी है, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। ये आपका डेफिनेशन था भाई सब स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का। ये डेफिनेशन आपका किसका था भाई? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का आपका डेफिनेशन था। सर आप इसे एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए तो हमें समझ में आएगा। यस, तो भाई वही मैं आपकी जो एरिया है गांव की एरिया, वहां पे मैं भाई एक टैक्सोनॉमिस्ट हूं, मैं स्पीशीज नोट कर रहा हूं। हाँ सर, तो मेरी भाई गांव की एरिया कितनी थी सर? 200 मीटर स्क्वायर थी। तो वहां पे मुझे सपोज कर लो 15 स्पीशीज मुझे मिले। यस सर, अगर मैं बड़ी एरिया में जाऊंगा अगर मैं जाऊंगा तो मुझे स्पीशीज ज्यादा मिलेंगे। हाँ सर, बड़ी एरिया में मैं जाऊंगा तो मुझे स्पीशीज ज्यादा मिलेंगे। तो एज आई एम इंक्रीजिंग माई एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, द नंबर्स ऑफ स्पीशीज आर इंक्रीजिंग और द स्पीशीज रिचनेस इज इंक्रीजिंग। हाँ सर, तो अगर मैं भाई पहले ही मेरी बहुत बड़ी एरिया है अभी, तो और थोड़ी बड़ी एरिया करूंगा। सपोज भाई साहब मैं फॉरेस्ट में हूं, मैंने पूरा फॉरेस्ट छान मार दिया, फॉरेस्ट के बाद भी कुछ एरिया थी, वहां पे भी मैं गया तो मुझे एक आध नई स्पीशी मिलेगी। क्यों सर? भाई मैंने पूरी फॉरेस्ट की एरिया छान मार दी। लेकिन अगर मैं और आगे जाऊंगा तो भाई अभी तो मैंने स्पीशीज ज्यादा से ज्यादा काउंट कर लिए, अभी भी आगे मैं जाऊंगा तो मुझे एक आध नई स्पीशी मिल सकती है। हाँ सर, जब भी अगर मैं बड़ा एरिया लूंगा तो मुझे नए स्पीशीज के चांसेस कितने होंगे सर? एक आध नई स्पीशीज के चांस होंगे।
तो यहाँ पे सुनना, जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ा रहा हूं तो वैसे स्पीशीज रिचनेस तो बढ़ेगी, लेकिन अगर मैंने बहुत ही बड़ा एरिया कर दिया तो भाई स्पीशीज तो मैंने मैक्सिमम निकाल लिया है, तो वो लगेगा कि भाई स्पीशीज हॉल्ट हो गया, मुझे नई स्पीशीज मिल रही नहीं है अभी, तो दैट विल बी अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, समझ में आ गया? तो भाई डेफिनेशन फिर से पढ़ो, विद इंक्रीज इन द एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन द स्पीशीज रिचनेस और द नंबर ऑफ स्पीशीज will increase but only up to a certain limit, but only up to a certain limit। हाँ सर, ये तो हमें कंसेप्चुअली पता चल गया कैसे ही होता है। अगर सर हम बड़ा एरिया लेंगे तो ज्यादा स्पीशीज होंगे, लेकिन अगर पहले ही हमने बड़ा एरिया ले लिया है, आगे का एरिया अगर लेंगे तो भाई पहले ही अपन स्पीशीज नए स्पीशीज देख लिए है, तो भाई मुझे चांसेस कितने होंगे सर? एक आध दो स्पीशी आपको मिल सकती है, तो वो निग्लेजेबल इफेक्ट होगा। भाई सपोज मैंने 1000 नई स्पीशीज डिस्कवर कर लिए, एक मेरी ऐड हो गई, तो भाई वो तो निग्लेजेबल हुआ, मतलब ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट मेरी स्पीशीज बढ़ रहा है। हाँ सर, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आई? क्या आप भी इसे डेफिनेशन को लिख सकते हो? हाँ सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये आपको एक्सपेरिमेंट से पता चला, इसलिए आपका ये टॉपिक आ चुका है यहाँ पे। हाँ सर, तो टॉपिक के बारे में थोड़ा पढ़े, जल्दी बोलिए। एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ग्राफिकल भी इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग, किसकी पायनियरिंग सर? जिन्होंने ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट दिया, दैट वाज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन, ध्यान से भाई, ये उन्होंने आपके एक्सप्लोरेशन किए। अपन तो यहाँ पे बोल रहे ऐसा होगा, लेकिन वो एक एक जगह पे जा करके देखने लगे। हाँ सर, इन हिज विल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स में भाई साहब उन्होंने ऐसे ऐसे चीजें किए, एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन वो कर रहे थे, किसमें? साउथ अमेरिकन जंगल्स में। हाँ सर, द ग्रेट जर्मन नेचरलिस्ट एंड ज्योग्राफर भाई साहब वो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में जाते थे, तो उन्हें लगा कि एक्सप्लोर कर लेता हूं। हाँ सर, तो उन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल्स में एक्सप्लोर करना चालू किया स्पीशीज को। हाँ सर, तो उनका नाम क्या था भाई? उनके नाम से सवाल पूछा जा सकता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या उनका नाम था भाई? सब बोलेंगे उनका नाम क्या था सर? उनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो यहां से वो सवाल पूछ सकता है, किसने भाई साहब स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का कंसेप्ट दिया? सर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साहब ने दिया। यस, ऑब्जर्व दैट विदिन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड with increase in the explore area। हाँ सर, जो अपन ने गांव की बात की वहां पे भी सर वैसे ही हुआ था, जैसे हमने स्पीशीज बढ़ा है वैसे जैसे हमने एरिया बढ़ा है वैसे स्पीशीज बढ़े। हाँ सर, तो with a region species increase in explored area but only up to a certain limit। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, but only up to a certain limit। तो ये अगर आपकी डेफिनेशन में नहीं होगी तो आपके मार्क्स कटे हुए मिलेंगे, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट है कि स्पीशीज तो बढ़े विद इंक्रीज इन एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। हाँ सर, ठीक है सर, ओके। इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस, जो स्पीशीज रिचनेस है और एरिया का अगर मैंने रिलेशन ड्रॉ किया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा हमारे पास क्या होता है भाई? कैटेगरी होती है। जैसे टैक्सा, एनिमल्स भी टैक्सा में आते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा हुआ है भाई लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11 का चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, वहां पे अपन ने टैक्सा के बारे में पढ़ा था। जैसे भाई एंजियोस्पर्म्स तुम ले लो, बर्ड्स तुम ले लो, बैट्स तुम ले लो, फ्रेश वाटर फिशेस ले लो, अ वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा। कौन से भी टैक्सा के साथ अगर तुम ग्राफ बनाओगे, प्लॉट करोगे, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो स्पीशीज और एरिया का ग्राफ तुम्हें कैसा नजर आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नजर आएगा। हाँ सर, तो उसका ग्राफिकल पूछा जा सकता है। स्पीशीज रिचनेस और एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन के बीच में अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो मुझे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ मिला। इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। S इज इक्वल्स टू C A की पावर Z। मैं आपकी नोट्स में भी यहाँ पे ऐड कर देता हूं। हाँ सर, इंपॉर्टेंट आपका क्या आ जाएगा? ग्राफ आ जाएगा S इज इक्वल्स टू
CA की पावर Z आपका ये ग्राफ आ जाएगा। अगर मैंने स्पीशीज रिचनेस के साथ एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन का ग्राफ प्लॉट कर दिया तो मेजॉरिटी ऑफ टैक्सा के लिए आपका ये ग्राफ होगा। हाँ सर, तो इस ग्राफ का नेचर पूछा जा सकता है। सर इस ग्राफ का नेचर क्या होगा? एक इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली, इस ग्राफ का नेचर क्या होगा? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस ग्राफ का नेचर होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। हाँ सर, तो वो क्या बोल रहा है भाई, इस इक्वेशन को तुम लॉगरिथमिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। यस, तो करके देखे भाई। मैथ स्टूडेंट हो तो मैथ स्टूडेंट ने बायोलॉजी कैसे लिया होगा सर? हाँ सर, तो यहाँ पे लॉग का मैं बस एप्लीकेशन यहाँ पे आपके पास बता रहा हूं। ये अगर मैंने लॉग दोनों साइड, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, दोनों साइड पे लॉग लगा रहा हूं, तो भाई क्या हो जाएगा, लॉग एस आ जाएगा मेरे पास। यस सर, तो यहाँ पे भाई लॉग अगर मैं मल्टीप्लीकेशन वाले पे लॉग लगाता हूं तो भाई एडिशन वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। हाँ सर, तो भाई तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लॉग सी प्लस यहाँ पे भाई ए के ऊपर एक्सपोनेंट है, जेड का एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट लॉग के टर्म में बाहर आ जाता है। हाँ सर, तो वो क्या हो जाएगा, जेड लॉग ए। जेड लॉग ए। जब भी मैंने लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर बात की तो मुझे ऐसा कुछ इक्वेशन मिला। अगर आप कंपेयर करोगे इसे आपके सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन से, सर सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन कौन सी होती है? हाँ सर, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी वाली इक्वेशन से जब भी आप कंपेयर करोगे तो आपको एक बात पता चलेगी, सर अगर हमने ये y लिखा हुआ है, अगर हमने ये c लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो हमारा ये क्या आ जाएगा भाई, m आ जाएगा। हाँ सर, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, x आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी वाली इक्वेशन मिली। हाँ सर, तो वो कौन सी इक्वेशन होती है सर? स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है सर? वो एक स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन होती है। y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी वाली कौन सी इक्वेशन होती है सर? स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन होती है। तो हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक को लॉगरिथमिक स्केल में कन्वर्ट किया ताकि हमें सिंपल मिल सके। यस, तो यहां पे भी उन्होंने वही बात लिखी हुई है। हाँ सर, क्या वही बात लिखी हुई है? पढ़ लेते एक बार, एनसीईआरटी से पढ़ ले। यस सर, ऑन लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशन इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। हाँ सर, हमने दोनों तरफ लॉग लिया था तो हमारे भी कुछ यही इक्वेशन आई थी, दैट इज लॉग एस इज इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। समझ में आया? तो सर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्यों बनाई होगी? पॉज करके इसे मेरे क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो। सर ये इक्वेशन क्यों बनाई होगी? सर ये इक्वेशन क्यों बनाई होगी? मैं बताऊं? यस सर, आप बताने की कोशिश कीजिए। कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल, कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगेगा भाई सवाल? देखो यहाँ पे जैसे मेरी बहुत बड़ी एरिया है सर, ये इतने मेरी स्पीशीज आ गए बड़ी एरिया पे, और मेरी सर बड़ी एरिया की है तो लगभग सर स्पीशीज तो कांस्टेंट हो रही है। यहाँ पे स्पीशीज तो कांस्टेंट हो रहे। जैसे मैंने ये एरिया यहाँ पे लिया, इस एरिया पे इतने स्पीशीज थे तो इस एरिया पे सर लगभग उतनी स्पीशीज है। यस सर, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा सर, यहाँ पे तो इतने स्पीशीज है इस एरिया पर, तो यहाँ पे इस वाले एरिया पर सर इतने स्पीशीज आ जाएंगे। ग्राफ समझ सकते हो? यहाँ पे ग्राफ समझ सकते हो भाई? अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया लाइन के साथ तुम्हें शायद से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, लाइन ले लेते हैं अपने पास। सपोज अगर मैं ये देखता हूं, ये एक लाइन मैंने बना दी, ये एरिया मुझे देखना था इतना, मैंने आगे एरिया बढ़ाया। हाँ सर, आगे एरिया आपने बढ़ाया। हाँ सर, तो ऊपर वाली इक्वेशन में देखना, ऊपर वाली इक्वेशन में सर इसमें देखो भाई, सर स्पीशीज तो निग्लेजिबली कांस्टेंट रहे, स्पीशीज तो लगभग कांस्टेंट रहे। ग्राफ लाइन से मैं बता देता हूं, स्पीशीज आपके क्या रहे सर? कांस्टेंट रहे। कैसे भाई? यहाँ पे लाइन प्लॉट कर दो, सर लगभग तो हमें स्पीशीज में निग्लेजिबल इंक्रीज देखने को मिला। हाँ सर, स्पीशीज में तुम्हें इंक्रीज देखने को मिला? नहीं सर, स्पीशीज तो लगभग सेम है। हाँ सर, लेकिन जब भी तुम ट्रैक करोगे लाइन को, अगर तुम ट्रैक करोगे तो भाई यहाँ पे तुम्हारा ये नंबर आया स्पीशीज रिचनेस का, यहाँ पे तुम्हारा ये नंबर आया, तो सर हम ट्रैक कर सकते हैं इवन द स्मॉल चेंजेस, वी कैन ट्रैक इवन द स्मॉल चेंजेस। इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ इंपॉर्टेंट है। समझ में आई? फील हुई क्या ये वाली बात
कि सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से हमने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया? हाँ सर, क्योंकि भाई एरिया अगर मैं बढ़ाता हूं तो लगभग यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखता हूं तो स्पीशीज लगभग मेरे कांस्टेंट है, तो छोटा जो चेंज है उसे मैं निकाल नहीं सकता। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट लाइन में वही प्लॉट देखता हूं तो स्ट्रेट लाइन में मैं छोटे चेंजेस की भी स्पीशीज निकाल सकता हूं। हाँ सर, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों बनाया? स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों बनाया? उसका रीजन क्या सर? स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों बनाया? स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों बनाया? स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों बनाया? टू ट्रैक स्मॉलर चेंजेस को ट्रैक करने के लिए अपन ने ये किया था सर। क्या ये आपको पता चला? ये आपको पता चला? एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है क्यों ऐसे हुआ, लेकिन अपन यहाँ पे कंसेप्चुअली मैथ्स का थोड़ा यूज करके निकाल सकते हैं। स्मॉलर चेंजेस को ट्रैक करने के लिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अच्छी होगी, क्योंकि अपन एक एक पॉइंट पे अपने को अलग अलग y मिल रहा है, y की वैल्यू हर एक x पे आपको अलग अलग वैल्यू मिल रही है। हाँ सर, समझ में आ गई बात? ओके सर जी, समझ में आ गई। यस, ओके, यस, बढ़ू आगे। यस सर, तो यहाँ पे भाई इंपॉर्टेंटली आपको क्या पूछा जा सकता है सर? एस का मतलब क्या है? एस मतलब स्पीशीज रिचनेस। ए का मतलब क्या सर? एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन एरिया। जेड आपके पास क्या है? जेड इज द स्लोप ऑफ द लाइन। जेड इज द स्लोप ऑफ द लाइन, या फिर इसे क्या कहा जाता है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये आपके पास क्या करता है? इट इज द रेजिस्टेंस। इसे मैं क्या कहता हूं भाई? इसे मैं कहता हूं रेजिस्टेंस। इसे मैं क्या कहता हूं भाई? रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? विद इंक्रीज इन स्पीशीज, जैसे जैसे स्पीशीज को ये ऑपोज कर रहा है, इंक्रीज इन स्पीशीज को ये ऑपोज कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है। ये क्या है भाई? रेजिस्टेंस है। तो इसे क्या कहा जाता है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। मतलब ये स्पीशीज के बढ़ने को ऑपोज कर रहा है, ये स्पीशीज के बढ़ने को क्या कर रहा है? ऑपोज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, पता चल गई बात? यस सर, पता चल गई बात। ओके, यस सर। सी क्या होगा? सी क्या होगा? सी क्या होगा सर? यहाँ पे सी हमारे पास हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट। C will be the y intercept। पता चल गई बात? यस सर, C will be the y intercept। ओके भाई, यस। तो यहाँ पे वो अपन ने वैल्यूज के बारे में बात की। देखना, अगर तुम्हारी Z की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो स्पीशीज तो ज्यादा बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस कम होगा तो स्पीशीज तो ज्यादा बढ़ेंगे। हाँ सर, हाँ सर, मतलब स्पीशीज ज्यादा बढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा? इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड that the value of z lies in the range 0.1 to 0.2 regardless of taxonomic group or region, whether it is plants। लगभग आपकी कौन सी भी टैक्सोनॉमिक एरिया देखो, टैक्सोनॉमिक ग्रुप देखो, या कौन सी भी एरिया देखो, इकोलॉजिस्ट ने फाइंड किया इसकी वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में है। प्लांट्स ब्रिटेन में देख लो, बर्ड्स देख लो कैलिफोर्निया में, मोलस्क देख लो न्यूयॉर्क स्टेट में। The slopes of the regression line are amazingly similar। मतलब कौन सी भी तुम टैक्सोनॉमिक ग्रुप देख लो, कौन सी भी तुम एरिया ले लो भाई, कैलिफोर्निया में ले लो, तुम न्यूयॉर्क में ले लो, तुम्हारी रिग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू लगभग सेम आ रही है, 0.1 से 0.2। ठीक है, 0.1 से 0.2। अगर भाई तुम्हारा स्मॉल एरिया है तो ये अपन कह सकते हैं फॉर स्मॉलर एरिया। ये बात किसके लिए हो सकती है भाई साहब? तुम्हारी स्मॉलर एरिया के लिए बात सही है। ठीक है, स्मॉलर एरिया में क्या कह सकता हूं सर? स्मॉलर एरिया में क्या होगा? रिग्रेशन जो तुम्हारा कोएफिशिएंट है, रिग्रेशन जो तुम्हारा कोएफिशिएंट है वो तुम्हारा कम रहेगा। मतलब जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ाते जाऊंगा वैसे मेरी स्पीशीज ज्यादा बढ़ेंगी इन एरियाज में। तो पहले उसने ये एनसीईआरटी की क्या लाइन लिखी? लगभग इकोलॉजिस्ट ने ये फाइंड किया कि कौन सा भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप होने दो या फिर कौन सी भी अपनी एरिया होने दो, लगभग तो भाई 0.1 से 0.2 ही तुम्हारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट आता है। हाँ सर, बट इफ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशंस अमंग वेरी लार्ज एरियाज, यहां पे पकड़ लिया भाई, वेरी लार्ज एरियाज देख लो भाई। जैसे मैं आपको बता रहा था सर, जब भी हमने फॉरेस्ट देखा था तो वो तो भाई बहुत बड़ी एरिया थी, और जैसे ही मैं थोड़ा बहुत भी एरिया में जैसे ही मैं एरिया बढ़ा रहा था वैसे स्पीशीज बहुत नन्हे मुन्ने अमाउंट में बढ़ रहे थे, 1 से 2 बस मुझे नई स्पीशीज मिल रहे थे। मतलब तभी मेरी रेजिस्टेंस हाई थी। जैसे मैंने बड़ा एरिया लिया तभी मैं ढूंढ रहा था स्पीशीज को, तो एक हाथ मुझे स्पीशीज मिल रही थी।
तभी मेरे स्पीशीज मिलने को कोई तो अपोज कर रहा था। यस सर, मतलब आपका क्या हाई होगा सर? आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, आपके स्पीशीज मिल रहे नहीं है सर, तो मेरी कौन सी वैल्यू हाई होगी सर? आपकी जेड वैल्यू हाई होगी। अगर जेड वैल्यू हाई होगी तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट हाई होगा, मतलब मैं जैसे एरिया बढ़ाऊंगा वैसे मुझे कम स्पीशीज मिलेंगे, वैसे मुझे कम स्पीशीज मिलेंगे क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है। हाँ सर, तो जैसे जैसे मैं बड़े एरिया में जाऊंगा तो मेरी जेड की वैल्यू से ज्यादा मिलेगी। देख लो एनसीईआरटी में वही होगा। क्या सर? जैसे वेरी लार्ज एरियाज लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट, भाई साहब एंटायर कॉन्टिनेंट ले लिया तो भाई उसमें क्या होगा? फाइंड दैट द स्लोप ऑफ द लाइन टू बी मच स्टीपर स्लोप। मच स्टीपर स्लोप का मतलब क्या है? मच खड़ी हुई स्लोप, मच खड़ी हुई स्लोप। कैसी स्लोप सर? मच खड़ी हुई स्लोप, स्टीप, मच खड़ी हुई स्लोप आपको मिलेगी। मतलब z की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। देखो z की वैल्यू इंक्रीज हुई z की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे क्या हुई देख सकते हो, देख सकते हो भाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ देख सकते हो, z वैल्यू इंक्रीजेस, z वैल्यू तुम्हारी इंक्रीज हो गई। मतलब मैं बोल सकता हूं तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ गया। तुम्हारा क्या बढ़ जाएगा भाई? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो भाई स्पीशीज की जो मात्रा है, स्पीशीज मिलना मुझे कम होगा क्योंकि भाई मुझे सामने से रेजिस्टेंस मिल रहा है। हाँ सर, तो जैसे जैसे मैं बड़े एरिया में जाऊंगा तो भाई सीधा आपकी 6 गुना हो गई। पहले क्या था भाई? पहले आप जब भी नॉर्मली ओवरऑल इकोलॉजिस्ट का ओवरऑल 0.1 से 0.2 होगी, जैसे ही मैं बड़े एरिया में गया 6 टाइम्स मेरी वैल्यू बढ़ गई, 6 टाइम्स मुझे रेजिस्टेंस ज्यादा मिलने लगा, तो मेरी स्पीशीज मुझे अभी कम मिलेंगी एज कंपेयर टू पहले। हाँ सर, समझ में आ गया? यस सर। जेड वैल्यूज इन द रेंज, आपसे क्या पूछा जा सकता है? सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर भाई साहब आपका जेड वैल्यू हाई होगा तो आपका क्या ज्यादा होगा सर? आपका स्लोप ज्यादा होगा। तो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ विल बी स्टीपर, ग्राफ विल बी स्टीप, ग्राफ विल बी क्या होगा? स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ विल इंक्रीज। जैसे जैसे मेरी जेड वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे जैसे मेरी जेड वैल्यू ज्यादा होगी वैसे मेरा स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा तो भाई मेरा ग्राफ क्या होगा? मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा? स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ विल इंक्रीज, स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ विल इंक्रीज। तो एरिया बढ़ाने के बाद मुझे स्पीशीज कम मिलेंगे, मुझे स्पीशीज क्या मिलेंगे भाई? कम मिलेंगे। समझ में आ गई बात? यस सर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल वो क्या दे रहे हैं यहाँ पे? एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने भाई साहब देने की कोशिश की, क्या देने की कोशिश की? फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्रूगीवोरस, फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भाई कितना बड़ा एरिया है, समझ सकते हो? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भाई साहब कितना बड़ा है, कितना बड़ा है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब क्या होगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब कितना बड़ा एरिया है। बड़े एरिया में क्या होगा? बड़े एरिया में क्या होगा सर? स्लोप आपकी इतनी आ जाएगी 1.15 स्लोप आपकी आ जाएगी। फ्रूगीवोरस जो आपके पास है वो कितने बड़े एरिया में है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में है, तो आपके पास क्या होगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपकी स्लोप की वैल्यू कितनी ज्यादा आ गई? स्लोप की वैल्यू आ गई 1.15। स्लोप आपके पास क्या हो जाएगी? स्टीपर। स्लोप आपकी क्या हो जाएगी सर? स्टीपर। व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? स्टीपर स्लोप का मतलब क्या है? एक बार बता सकते हो क्या? एक बार बता सकते हो क्या स्टीपर स्लोप का मतलब क्या है? स्टीपर स्लोप का मतलब क्या है? एक बार बता सकते हो? एक बार बता सकते हो स्टीपर स्लोप का मतलब क्या है? इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टीपर स्लोप का मतलब होता है भाई हाई जेड वैल्यू। जेड वैल्यू ज्यादा होगी, जेड वैल्यू जब भी ज्यादा होगी तभी स्लोप आपका क्या होगा? स्लोप आपका क्या होगा सर? स्टीप होगा। स्लोप आपका क्या होगा सर? स्टीप स्लोप होगा। ठीक है, स्टीप स्लोप होगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो सर यहां पे हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं? यहां पे हम भाई साहब कैसे प्लॉट कर सकते हैं? पॉज करके एक बार ट्राई करो। ढूंढ लिया भाई साहब इसका आंसर? तो व्हाट डू स्टीपर स्लोप्स मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? स्टीपर स्लोप का मतलब भाई खड़ी लाइन, ज्यादा खड़ी लाइन तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो इसका रिग्रेशन कांस्टेंट तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेगा। स्टीपर स्लोप का मतलब क्या होगा भाई? उसमें ज्यादा जेड होगा।
z होगा विथ इंक्रीज इन एरिया। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मेरा भाई साहब यहाँ पे z ज्यादा हो गया, अगर z मेरा ज्यादा हो गया तो विथ क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, यहाँ पे अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूं, विथ इंक्रीज इन एरिया स्पीशीज विल इंक्रीज लेस आपके स्पीशीज क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा z होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो जैसे मैं एरिया बढ़ाऊंगा वैसे स्पीशीज रिचनेस मुझे कम इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, मुझे कम इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। सर स्टीपर स्लोप का क्या आपको यहाँ पे पता चला? अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं स्टीपर स्लोप कैसे तुम्हें दिख सकता है, मतलब ज्यादा खड़ी हुई लाइन। स्टीपर स्लोप का मतलब अगर ये तुम्हारा एक एंगल है, ऐसे तुमने कुछ नीचे लिया होगा तो ये तुम्हारा एंगल आया होगा। हाँ सर, ये सर हमारा एंगल आया था इससे, तो ये कुछ एंगल आया था पहले। अगर z की वैल्यू इतनी थी, स्टीपर का मतलब क्या हो गया, और ऊंचा। स्टीपर का मतलब क्या होगा भाई, और ऊंचा चला गया। और ऊंचा चला गया तो भाई कैसे होगा सर, और ऊंचा मतलब कुछ ऐसे चला जाएगा, और ऊंचा मतलब कुछ ऐसा चला जाएगा। स्टीपर स्लोप का मतलब है ऐसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा, राइट, ऐसा चला जाएगा। स्टीपर स्लोप का मतलब क्या होगा, ऐसे कुछ चला जाएगा। ये बनाने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये जो है एक्स एक्सिस से क्या बनाएगा, ज्यादा एंगल बनाएगा। हाँ सर, तो स्लोप क्या हो गई, स्टीपर हो गई। हाँ सर, हाँ सर, एक और फील दिलाओ। हाँ सर, दिलाने की कोशिश कर सकते हो तो कीजिए। तो भाई आपका एरिया अगर मैंने उतना ही लिया, एरिया उतना ही सर, मतलब अगर मैंने पहले इतना लिया था तो उतने ही अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूं, उतना ही यहाँ पे प्लॉट करूं, उतना ही मैं यहाँ पे प्लॉट करूं, उतना ही मैं यहाँ पे प्लॉट करूं, तो पहले तुम्हें इंक्रीज कितने का देखने को मिल रहा था सर, पहले हमें इतना इंक्रीज देखने को मिल रहा था, पहले हमें इतना इंक्रीज देखने को मिला था। इनिशियल इंक्रीज सर हमारा इतना था। तो जैसे ही भाई मैंने स्लोप को स्टीपर बना दिया, स्टीपर का मतलब क्या होगा, ऐसे ऊपर स्लोप बना दी मैंने, भाई इंक्रीज देखो आपका सिग्निफिकेंटली कम इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये भाई साहब ग्राफिकल है इसलिए देखते हैं भाई आ रहा है क्या कम। ये देखो, ये आ गया इधर, ये भाई साहब आ जाएगा आपका इधर, इधर आ गया। यस सर, यहाँ पे और यहाँ पे देखने को मिले, यहाँ पे और यहाँ पे एक बार चेक करो, ये देखो भाई, ये देखो और ये देखो। तो लगभग भाई यहाँ पे मैंने प्रॉपर स्केलिंग नहीं की, तभी भी आप समझ सकते हो, तभी भी आप समझ सकते हो ये लाइन थोड़ी मोटी है, ये लाइन थोड़ी लगभग छोटी है। स्केलिंग का बस अंतर हो सकता है। तो ये इनिशियल था और ये फाइनल था। जैसे ही मेरा z वैल्यू बढ़ गई तो सेम मैंने एरिया चेंज लिया। हाँ सर, सेम मैंने एरिया चेंज लिया। तो यहाँ पे स्पीशीज में इंक्रीज ज्यादा हुआ, यहाँ पे स्पीशीज में इंक्रीज ज्यादा हुआ, और यहाँ पे कंपैरेटिवली स्पीशीज में इंक्रीज कम हुआ, क्योंकि इसका रिग्रेशन कांस्टेंट ज्यादा था। फील हुआ, फील हुआ। अगर भाई एग्जैक्ट आप बना के चेक करते तो आपको समझ में आता कि ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। लगभग लगभग आपको सेम लग रहा होगा। एक बार मैं देखता हूं यहां से कैमरा से, लगभग लगभग तुम्हें लग रहा होगा सर ये लगभग लगभग सेम सा है। लेकिन जब भी तुम ऊपर जाओगे, जब भी तुम एग्जैक्ट स्केलिंग से ऊपर जाओगे, तभी तुम्हें पता चलेगा कि सर ये थोड़ा सा कम आया है। अगर मैं सेम एरिया बढ़ा रहा हूं, अगर मैं सेम एरिया बढ़ा रहा हूं, तो जो ज्यादा स्टीपर होगा उसमें कम चेंज आएगा, जो ज्यादा स्टीपर होगा उसमें क्या आ जाएगा, कम चेंज आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब क्या है, स्टीपर स्लोप इन कॉन्टेक्स्ट में क्या बता रहा है, अगर जितना ज्यादा स्लोप स्टीप होगा उतनी ज्यादा z की वैल्यू होगी, तो उतने इंक्रीज इन एरिया पे द स्पीशीज रिचनेस विल इंक्रीज लेस, द स्पीशीज रिचनेस विल इंक्रीज लेस। समझ में आ गई बात? यस सर। तो ये है भाई साहब आपका पूरा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बात। आप लास्ट वाला पॉइंट एक बार चेक कर सकते हो कि आपको समझ में आया। पूरा मैंने डिटेल में यहाँ पे फील दिलवाने की कोशिश की है कि भाई कैसे आपका ग्राफिकल वेरिएशन कैसे आपके पास नजर आएगा, कैसे ग्राफिकल में आपके पास यहाँ पे रीजन नजर आएगा। और बाकी भाई साहब अपन ने यहाँ पे पूरे बातें यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट भाई साहब
कौन से पॉइंट्स पे याद रखना है कि z का पहले मतलब क्या होता है सर, उसका मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अगर z की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब स्पीशीज रिचनेस मुझे इंक्रीज इन एरिया पे थोड़ी बहुत कम देखने को मिलेगी। अगर उस कंपैरिजन में z कम होगा तो उतने ही सेम एरिया इंक्रीज किया तो मुझे स्पीशीज ज्यादा देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको क्या बताया, z का सिंपल मतलब है रेजिस्टेंस, ठीक है। इस केस में z क्या बताता है सर, इस केस में स्लोप बताता है। जितना ज्यादा z होगा उतना ज्यादा स्टीप लाइन होगी। यस सर, समझ में आ गई बात? ओके। तो भाई यहां पे आपको क्या पूछा जा सकता है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। उसकी डेफिनेशन क्या है, विद इंक्रीज इन एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन नंबर ऑफ स्पीशीज या फिर स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद अपन ने उसका ग्राफ प्लॉट किया कि सर स्पीशीज और एरिया का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ आ रहा था, s is equals to c a की पावर z, where z is the slope, a is the area, s is the species and c is the y-intercept। हाँ सर, जब ही हमने उसे लॉगरिथमिक स्केल में प्लॉट किया तो मैंने आपको पूछा कि वो क्यों करते हैं, टू ट्रैक स्मॉलर चेंजेस को ट्रैक करने के लिए अपन वैसा करते हैं। हाँ सर, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इकोलॉजिस्ट ने बोला था z की वैल्यू लगभग कौन से भी टैक्सोनॉमी के लिए और कौन से भी रीजन के लिए वो 0.1 से 0.2 के बीच में होती है। लेकिन जैसे ही मैं बड़े रीजन में जाऊंगा तो 6 गुना वैल्यू बढ़ गई थी अपनी, 0.6 से 1.2 हो गई थी। मतलब z अगर बढ़ेगा तो स्टीपनेस बढ़ेगा, मतलब अगर मैं एरिया बढ़ाता हूं तो स्पीशीज बढ़ेंगे लेकिन थोड़े कम बढ़ेंगे। हाँ सर, क्योंकि वो रेजिस्टेंस दे रहा है ना स्पीशीज बढ़ने को। हाँ सर, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसके बाद उसने फ्रूगीवोरस मैमल्स और बर्ड्स की बात की जो ट्रॉपिकल में रह रहे थे, ठीक है। एक बार भाई ये पूछा गया था कि फ्रूगीवोरस भाई साहब वो ज्यादा क्यों स्पीशीज होते हैं, क्योंकि फ्रूट्स उनमें अवेलेबल होते हैं इनके इसलिए उसके ज्यादा स्पीशीज होते हैं। हाँ सर, तो भाई z की वैल्यूज की क्या होगी सर, 1.15, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, स्टीपर स्लोप्स, ठीक। स्टीपर स्लोप्स का मतलब क्या होगा, z ज्यादा होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको पूरा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कुछ आधे घंटे में आपको यहाँ पे पूरा पढ़ा दिया है और बता दिया है, ठीक है। हाँ सर, आपको लास्ट में फ्रूगीवोरस के बारे में क्या बोले थे, हाँ एक सवाल आया था मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि फ्रूगीवोरस जो आपके पास बर्ड्स और मैमल्स वो ज्यादा उनके स्पीशीज क्यों होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में, तो उसका रीजन क्या दोगे सर, उसका रीजन क्या देंगे, तो वो फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा अवेलेबल होते हैं, इसकी वजह से उनके ज्यादा रिसोर्सेज है, इसलिए उनकी स्पीशीज भी ज्यादा वहां पे होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई जो मैं लाइन बोल रहा था फास्ट में, वो एक पीवाईक्यू था। आपके इसमें आना चांसेस लेस है। आपके इसमें क्या पूछा जा सकता है कि फ्रूगीवोरस जो ट्रॉपिकल रीजन्स में मैमल और बर्ड रह रहे थे उसमें z की वैल्यू बताइए, तो z विल बी 1.15, ठीक है। ओवरऑल पता चल गया? यस सर। तो ये अपना था भाई स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो कैसा लगा भाई आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके बता सकते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर कैसे हमें इसे लिखना है, पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, किसने दिया था वो बताओगे, उसके बाद आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक की इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद आप लॉगरिथमिक इक्वेशन लिखोगे और उसके बाद आप z वैल्यू को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, जितना ज्यादा z होगा उतना ज्यादा स्टीपर स्लोप होगा। वैसी आप बातें एक्सप्लेन कर सकते हो। एक दो तीन आप वैल्यूज को याद रखे, थोड़ा आप आंसर्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, वरना वैल्यूज की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। छोटे एरिया में z की वैल्यू कम होगी 0.1 से 0.2 के रेंज में, लेकिन जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा z होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, तो 0.6 से 1.2 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। I hope you enjoyed this lecture, and for more such amazing lectures stay tuned and subscribe for more such amazing content. तब तक के लिए take care and bye bye.